వెల్కమ్ టు టీఎస్ఆర్ యాపిల్ టీవీ ఛానల్. నేను మీ ప్రసాద్ అల్లమరాజు. ఈరోజు ముఖ్య సమాచారం మీకోసం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్, కుక్కట్పల్లి, వివేకానంద కాలనీ మరియు మూసాపేట్. రోగ నిర్మూలన కంటే రోగ నిర్ధారణ చాలా అవసరం. మా వద్ద అన్ని రకమైనటువంటి హెల్త్ ప్యాకేజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అందుబాటు ఫీజులు, నమ్మకమైన రిపోర్ట్లు, ఫ్రీ హోమ్ విజిట్ ఫర్ శాంపుల్ కలెక్షన్స్. సంప్రదించండి 8008-04014 9000 97980. जय जोहार, जय संविधान। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, ये देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और इस देश पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसी का है तो आदिवासियों का है। भले इस देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, पर फिर भी जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और एक एक कर कर भाजपा की सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको कमजोर करा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पैसा कानून की बात करना चाहूंगा। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका उद्देश्य था कि जो शेड्यूल एरियाज हैं उसमें पंचायती राज को किस तरह से और मजबूत करा जाए, क्योंकि आदिवासियों की जरूरतें अलग हैं, उनके कानून अलग हैं। और ये 1996 में भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब इसको लागू करा गया था पूरे देश में। पर हकीकत यह है कि आज भी प्रभावी तरीके से इसको लागू नहीं करा गया है और आदिवासियों की लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है पैसा कानून। इसमें जो ग्राम सभाओं का अधिकार दिया गया है वो सर्वमान्य है और एक नारा चलता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। यानी पूरा जो स्वशासन होगा वो गांव के माध्यम से होगा, आदिवासियों के माध्यम से होगा। और अगर किसी भी तरह का काम आपको गांव में करना है तो आपको पहले वहां के आदिवासियों से अनुमति लेना पड़ेगी। पर हकीकत यह है कि आज उनसे सलाह तक नहीं ली जा रही है, जबकि उनकी अनुमति लेना चाहिए थी, सलाह तक नहीं ली जा रही है। और लगातार खनन और खनिज जबरदस्त तरीके से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है और इस चक्कर में हमारी जमीनें भी छीनी जा रही है, हमारे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो आदिवासी इस देश में बंद है, क्योंकि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहता और पुलिस और प्रशासन अन्याय कर कर उनको जेल में बंद करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जो वन अधिकार अधिनियम है, जो वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये हमें हमारे जंगलों पर अधिकार देता है और वन समितियों के माध्यम से अगर कोई भी आदिवासी कहीं भी पट्टा चाहता हो तो उसको देने का अधिकार वन समितियों को होता है। पर हकीकत में ना आज तक कोई पट्टे मिले हैं, ना वनों पर और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन पर भी किसी तरह का अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला है। एक बहुत बड़ा प्रकरण मैं आप सबके सामने लाना चाहूंगा जो कि मध्य प्रदेश का है। उस मध्य प्रदेश में 40% वनों का निजीकरण करने जा रही है सरकार और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है और ये कहकर कर रहे हैं कि ये जो जंगल है ये खराब हो गए हैं तो इनके डेवलपमेंट के लिए हम निजी कंपनियों को वो जंगल दे देंगे ताकि वो उसका विकास कर सके। पर उसमें सबसे बड़ी बात जो छुपाई जा रही है, ये जो क्षेत्र है यहां पर आदिवासी बसता है, या तो उसके चरागाह है या उसकी खेती बाड़ी है, तो उनको वहां से हटाने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है और इसका जबरदस्त विरोध जमीन पर हो रहा है। और पहले भी ये कोशिश कर रहे थे, 2021 में भी उन्होंने कोशिश करी थी कि ये 40% वनों को निजी कंपनियों को दे दें, पर उस समय भी विरोध हुआ था। अभी वापस कोशिश करी तो अभी वापस विरोध मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का मैं उदाहरण दूंगा, हसदेव जंगल। हसदेव जंगल हमारे सबसे बड़ा सम्मान की बात थी क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है और हकीकत यह है कि वहां पर अभी तक
1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है और आगे खनन के लिए वापस से 2.5 से 3 लाख पेड़ों को और काटा जाना है। और जिस तरह का संघर्ष आदिवासियों और प्रशासन के बीच में हुआ, आप मीडिया के साथियों के द्वारा इस चीज को उठाया गया था, कई चैनल के बारे में बताया गया था, पर और प्रभावी तरीके से हमको इसको उठाने की जरूरत है। इसके साथ में एनसीआरबी के डेटा की मैं बात करना चाहूंगा। एनसीआरबी का डेटा मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी राज्य में हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। यहां पर वर्तमान में सभी तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में दुख की बात यह है कि जहां 22% जनसंख्या आदिवासी है, तब भी उनका शोषण रुक नहीं रहा है, उन पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सबसे पहले सीधी कांड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सीधी कांड में भाजपा के नेता ने आदिवासी पर पेशाब कर दी, उसके सम्मान को पूरा तार तार कर दिया, आदिवासी समाज के सम्मान को पूरा खत्म करने का काम करा। पर भाजपा सरकार आदिवासी की रक्षा करने की जगह जो आरोपी था उसको रक्षा करने में लग गई। उसके साथ में नेमावर कांड, नेमावर में जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में नेमावर में 5 लोगों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, जिसमें से 3 बहनें थीं, एक छोटा भाई था और एक उनकी माता थी। और 5 को जिंदा गाड़ दिया जाता था, उनको मिल नहीं रहे थे, उनकी ना एफआईआर हो रही थी। और क्योंकि वो विधायक के लोग थे, जो बीजेपी का विधायक था, उन पर कार्रवाई करने में 2 से 3 महीने लग गए। जब हमने आंदोलन करे तब जाकर उन पर कार्रवाई करी गई। उसके बाद नीमच कांड की मैं बात बताना चाहूंगा। नीमच कांड में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़कर मार डाला गया। किसने मारा? वहां का सरपंच, जो भाजपा का सरपंच था, मनोज ने, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो लिस्ट बहुत लंबी है और हकीकत यह है कि जो शोषण कर रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। अभी 2 दिन पहले के एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। थाना विधानसभा जो कि झाबुआ जिले में आता है, वहां पर एक आदिवासी को इतना पीटा गया, प्रताड़ित करा गया कि उसने, युवा ने फांसी लगा ली। और अपने सुसाइड नोट में उसने बकायदा लिखा है कि मैं प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करी और प्रताड़ित होने के बाद मैं फांसी लगाने वाला हूं। तो हकीकत यह है कि न्याय किसी को नहीं मिल रहा है और इसी तरह आदिवासियों की जमीन पूरे देश में छीनने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। और आज की एक ब्रेकिंग न्यूज आपके पास भी आई होगी। राजधानी भोपाल में एक नाबालिग बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची थी, उसके साथ लोक रंग कार्यक्रम जो कि सरकारी उसका आयोजन करती है, उसमें बलात्कार करा गया। बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी क्योंकि राजधानी का मामला था और बच्ची प्रताड़ित होती रही, फिर भी भोपाल में उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। उस बच्ची को एफआईआर लिखवाने के लिए 600 किलोमीटर दूर महूगंज जाना पड़ा, जहां की वो थी। तो आप सोचिए, अगर न्याय के लिए हर आदिवासी को 600 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो उनको न्याय कहां तक मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो विचारधारा है वो आदिवासी को सम्मान दिलाने की विचारधारा है। जो राहुल गांधी जी अक्सर कहते रहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वनवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सब लोग पूरी ताकत से बोलते हैं, आदिवासी समाज बोलता है कि हमें आदिवासी बोलो, हम वनवासी नहीं है। पर भाजपा और आरएसएस हमें वनवासी बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम वनों तक सीमित रहें, धीरे धीरे वन खत्म कर दें, उसके बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। हकीकत यह है कि हम मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। ये जल जंगल जमीन हमारी है, ये देश हमारा है और वो ये हकीकत को स्वीकार भाजपा के लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज आदिवासी समाज के डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं। मैं खुद एक डॉक्टर, एक सर्जन हूं। तो हम अपनी पहचान कोई वनवासी के दम पर हम अपनी पहचान नहीं रखते। हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम सशक्त भी बन रहे हैं। पर हमें वनवासी कहकर हमें अपमानित करने का काम भाजपा और आरएसएस बंद करें। हमारे
देश में जो आदिवासी अस्मिता है, इसकी हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब हमें सम्मान की लड़ाई है कि हमें सम्मान कैसे मिले, हमारे जो कल्चर है उसको कैसे स्वीकारे बीजेपी, और इस देश में किस तरह से हम अपने कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को पूरी तरह से हम बचाए रखें, जिंदा रखें। अभी की एक मैं वाक्य बताता हूं, क्योंकि आज 3 तारीख है। आज एक टांटिया मामा की मूर्ति लगने वाली थी राघोगढ़ में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। बीजेपी के नेता हर महापुरुष की मूर्ति लगा रहे हैं, पूरे अलग अलग जगह लगा रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में टांटिया मामा की मूर्ति लगने के लिए क्यों रोका गया? उस पर पुलिस ने, प्रशासन ने क्यों प्रहार करा? तो क्या यह हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त हमारा त्योहार की तरह हम मनाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इंडिजिनस डे है। मतलब देश के, विदेश के, पूरे विश्व के जितने भी मूल निवासी हैं इस त्योहार को बढ़ चढ़कर निभाते हैं। पर हकीकत क्या है? बीजेपी इस त्योहार को मनाने से मना करती है। क्या वो हमें मूल निवासी नहीं मानते हैं? क्या वो हमारे अधिकारों को स्वीकार नहीं करते हैं? मध्य प्रदेश और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर विश्व आदिवासी दिवस की पहले छुट्टी मिलती थी 9 अगस्त की। भाजपा की सरकार आने के बाद 9 अगस्त की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों करा गया? क्या पीड़ा थी उनको? क्या हमारी संस्कृति को अगर हम मनाते और हमें अगर मूल निवासी बोला जाता है तो वो हमें मानने से मना क्यों करते हैं? और एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत सारी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक रूप से मान्यता मिली है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। हमारी आदिवासी भाषाओं को क्यों मान्यता नहीं मिलती? हमने काफी लंबे समय से यह संघर्ष करा जा रहा है कि गोंडी भाषा को आप 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, उसको भी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं उसमें सम्मिलित कीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर जब गांव से बाहर निकलें तो उस भाषा के माध्यम से वो पढ़ना लिख कर सीख कर अपने संस्कृति को भी बचा कर रखें और आगे हिंदी भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, दूसरी भाषा भी सीखें, आगे बढ़े। पर हमारी गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में आधिकारिक राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल करना चाहिए। अंत में मैं अपनी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे जो अधिकार हैं उसको सुनिश्चित करा जाए। जन जंगल जमीन पर जो हमारा अधिकार है उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको सरकार स्वीकार करे, और लगातार जो जंगलों की कटाई हो रही है, हमारे जमीनों से हमें बेदखल करा जा रहा है। जब कोई बांध बनेगा तो विस्थापित कौन होगा? आदिवासी होगा। जब कोई जंगल कटेगा तो विस्थापित कौन होगा? आदिवासी होगा। जब कोई खनिज संपदा मिलेगी, विस्थापित कौन होगा? आदिवासी होगा। उसके बदले में हमें मिला क्या? सिर्फ तिरस्कार। ना जमीन मिली, ना सम्मान मिला। और एक हकीकत आप सबसे मैं साझा करना चाहूंगा, जिस आदिवासी के पास जमीन नहीं रहती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हमारा यह कहना है कि हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमारी जमीन है तो उसका अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारी भाषा को, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश मिलना चाहिए। यही मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जौहर, जय संविधान। कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी खदान निकली है अडानी जी की, और उस खदान के लिए धीरे धीरे पूरे जंगल काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर 1 लाख पेड़ अभी तक काटे जा चुके हैं। अभी 3 लाख पेड़ और काटे जाने हैं। मतलब अभी रुका नहीं है ये, अभी 3 लाख पेड़ और काटे जाने हैं, और वहां पर आदिवासियों को जेल में भरने का काम करा जा रहा है। यह दुर्भाग्य है कि भाजपा सिर्फ आदिवासियों को, उन्हीं आदिवासियों को आगे बढ़ाती है जो आदिवासी उनकी जो लाइन दी है उस पर चलें। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर बना दिया गया, पर सिर्फ इस कटाई को अनुशंसा करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, बाकी अधिकार के नाम पर उनको आज तक कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा मैं साझा करना पड़ूंगा, 60% है। मध्य प्रदेश के जेलों में जो 60% लोग बंद हैं वो आदिवासी हैं, और ये बकायदा डेटा है। तो हकीकत यह है कि क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई जेल में किसी को डाला जाता है, हमारे आदिवासी बहुत भोले होते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो केस लंबे लंबे चल सके। हकीकत यह है कि
लोग जेल में बंद रहते हैं, घर में बच्चों को पालन पोषण कौन कर रहा होता है? उनके दादा दादी कर रहे होते हैं। पलायन पर कौन जाता है? माता पिता जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण कौन? दादा दादी कर रहे होते हैं। तो कई कई सालों तक तो लोग वापस भी नहीं आते हैं, तो किसी को पता ही नहीं लगता किन किन जेलों में बंद हैं। और इसमें मैं चाहूंगा कि हम लोग ये मुहिम चालू करेंगे कि एक आयोग बनना चाहिए। जितने भी लोग जेल में बंद हैं, अगर कोई आदिवासी परिवार से हो तो उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, उनके लड़ाई लड़ने के लिए, उनके केस लड़ने के लिए। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये वादा करता हूं कि जहां जहां भी हमें इस तरह के केस का पता लगेगा, हम लोग उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। भूरे जी सर से अभी आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश घटना का, मऊगंज में नाबालिग साथ दरिंदगी हुई। अगर इधर भी देखें तो महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। पुणे बलात्कार के बाद अभी केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ जो है छेड़छाड़ हुई, वो अभी तब जब उनके साथ पुलिसकर्मी था। थाने में FIR करने केंद्रीय मंत्री स्वयं जाती हैं और चिंता व्यक्त करती हैं कि जब पुलिस की रक्षा में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ऐसा अगर हो सकता है तो आम बेटियों की क्या हालत होगी? देखिए, हकीकत है कि ये जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकारें कर रही हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं। आप देखिए, इस तरह के प्रकरण सबसे ज्यादा कहां आ रहे हैं? बीजेपी शासित राज्यों में आ रहे हैं। कितने लोगों को जेल हुई ये भी आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता लोग उनके लोगों को बचाने में लगे रहते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर अपराधी किसी भी पार्टी से हो, जो भी सरकार हो, सबसे पहला उसका दायित्व है कि उस सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो ये आग है, तो अगर फैलेगी तो फिर वो बीजेपी वाले भी उसके जद में आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे। और जो ये केंद्र मंत्री की बेटी के साथ घटना हुई है, ये उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अगर पालतू लोग पसंद है तो पालतू के पास, अगर असली शेर के पास जाना हो तो मणिपुर जाकर दिखाएं। जो आग उन्होंने लगाई है मणिपुर में और दिल्ली हाथ सेकता रहा उस आदिवासियों के नरसंहार पर, तो ये शर्म आना चाहिए। मणिपुर हमारा अंग है। अगर हम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अगर इस तरह से नजर घुमाते रहेंगे तो हमारे लोग किसके पास इंसाफ मांगने जाएंगे? आदिवासियों पर मणिपुर में नरसंहार होता है, राष्ट्रपति जी ने क्यों एक भी वक्तव्य नहीं दिया? देना चाहिए था राष्ट्रपति जी को। वो अगर आदिवासी हैं तो सबसे पहला दायित्व आदिवासियों की रक्षा करने का किसका होता है? गवर्नर का और राष्ट्रपति का होता है। और ना ही गवर्नर ने कोई स्टैंड लिया, ना ही राष्ट्रपति जी ने कोई स्टैंड लिया। और इस चीज को लेकर पूरा आदिवासी समाज राष्ट्रपति जी से भी नाराज है और प्रधानमंत्री जी से भी नाराज है।